नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। अभी धान की बुआई का है उपयुक्त समय, साथ ही आवश्यक पोषक तत्वों से करें खेतों का प्रबंधन। तालाब के किनारे केले के पेड़ों को लगाकर किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं दोगुना लाभ। श्री विधि से धान की बुआई के लिए पैडी सीडर ड्रम है काफी उपयोगी। इस बार मानसून देर से आया है, परंतु वर्षा पर्याप्त मात्रा में होने से आप धान की बुआई कर सकते हैं। कहीं कहीं किसान भाई धान की बुआई पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में जिंक जैसे पोषक तत्वों की कमी के कारण पत्तों में पीलापन दिखाई दे रहा है, तो आप अपने खेतों में आवश्यक खाद एवं उर्वरक अवश्य डालें। पौधे में कुछ पीलापन या कहीं पत्तियों के बीच में धारियां बन रही हों, तो उससे निजात पाने के लिए जो है उसमें जो है आवश्यक जो है खाद का प्रयोग करें। और कभी कभी ऐसा भी देखने में आया कि अगर वो जो है काफ़ी घना बो देते हैं, सघन बुआई कर देते हैं, तो भी पौधों में ये कमी के लक्षण आ जाते हैं, क्योंकि जो है वो उस चीज़ को जो है वो सह नहीं पाता है कि इतना घना घना रोपा गया है, उसको जो है रोपाई के लिए तैयार किया जा रहा है। तो मैट टाइप की नर्सरी जब हम तैयार करते हैं तो उसमें ये कमी समझ में आती है। और नहीं तो अगर ऐसे सामान्य बीज दर में है तो मिट्टी का जांच अगर नहीं कराया है और जो आप लोगों ने, तो एक बार उसमें जो है जिंक सल्फेट का जो है पर्णीय छिड़काव आप कर दीजिए, ताकि जो है ये जो रोग दोष आ रहा है ये दूर हो जाए। निनुआ एक ऐसी सब्जी है जो गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। निनुआ का प्रमुख उन्नत प्रभेद है राजेंद्र निनुआ 1, पूसा चिकनी एवं पूसा सुप्रिया। निनुआ रोपने का समय अभी चल रहा है। बीज दर 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और लगाने की दूरी 2 गुना 1.0 मीटर रखना उचित होगा। तालाब के किनारे केले के पेड़ से गिरने वाले फल फूल से मछलियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है, जिससे मछलियां जल्द ही बड़ी हो जाती हैं। और तालाब के किनारे पेड़ लगे होने से उचित मात्रा में पेड़ों की सिंचाई भी हो जाती है, जिसके कारण फल की उत्पादकता भी काफी बढ़ती है। साथ ही तालाब की सुंदरता में भी 4 चांद लग जाता है। उपकरण पैडी सीडर ड्रम। किसान भाइयों, खरीफ की बुआई का समय अभी चल रहा है। ऐसे में धान की बुआई के लिए काफी उपयोगी है पैडी सीडर ड्रम। श्री विधि से धान की बुआई पंक्तिबद्ध तरीके से पैडी सीडर ड्रम की सहायता से की जा सकती है। इसके लिए पहले धान को फुलाकर पैडी सीडर ड्रम में डालकर अपनी गीली खेतों में चला दें। इस उपकरण का मुख्य लाभ ये है कि बिना श्रमिक के भी बुआई की जा सकती है। साथ ही श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। हल्दी 90 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम, धनिया 120 से 140 रुपए प्रति किलोग्राम, सूखी लाल मिर्च 100 से 116 रुपए प्रति किलोग्राम, जीरा 205 से 240 रुपए प्रति किलोग्राम और काली मिर्च 620 से 770 रुपए प्रति किलोग्राम। धनिया का रेट अभी 120 से लेके 140 तक का रेंज है। मिर्चा का रेट अभी 100 से लेके 116 का रेट। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही गरज के साथ तेज बारिश होने की भी संभावना है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगली सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मछली पालन अपने यहाँ का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है और इसको लेकर हमारे जो किसान बंधु हैं अलग अलग तरह के प्रयोग करते रहे हैं। ख़ास तौर से जब मछली पालन की शुरुआत होती है तो उसको लेकर कभी कभी किस तरीके से करें, क्या उसमें व्यवस्था हो, इसको लेकर थोड़ी सी चिंता बनी रहती है। तो इसी से संदर्भित कि कैसे कार्प मछलियों का हम नर्सरी प्रबंधन करें। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर टुनटुन सिंह जी, व्याख्याता हैं आप, मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केंद्र मीठापुर फार्म में। सबसे पहले कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। बातचीत शुरू करें, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे हमारे किसान बंधु खेती की बीज लगाने के पहले खेती की तैयारी करते हैं, ऐसे ही जो कार्प मछलियां हैं
जिनमें कहा जाता है कि 6 तरह की प्रजातियां हैं, तो उनको लेकर कैसे हम नर्सरी प्रबंधन का जो पूरा तरीका है उसके बारे में आप हमारे किसान बंधुओं को बताएं। आपने सही कहा राजीव जी। प्रबंधन के दृष्टिकोण से नर्सरी प्रबंधन को 3 भाग में बांटा गया है। बीज डालने से पहले हम क्या प्रबंधन करें नर्सरी का, बीज डालते समय हम क्या प्रबंधन करें, और बीज डालने के उपरांत हम क्या प्रबंधन करें। तो बीज डालने से पूर्व जो तालाब का प्रबंधन है, इसमें सबसे पहले तालाब को सुखा लेना चाहिए। तालाब का आकार 0.1 हेक्टेयर या 0.2 हेक्टेयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। नर्सरी तालाब जितना छोटा हो उतना बढ़िया, यानी 5 कट्ठे या 10 कट्ठे के तालाब का आप चुनाव करें जिसमें पानी सूख जाता हो बढ़िया से। सबसे पहले तालाब को सुखा लेंगे। सुखाने के बाद जब मिट्टी में क्रैकिंग आ जाएगा, दरार आ जाएगा, तब उसको जोत लेंगे। जोतने के बाद 10 केजी प्रति कट्ठा के दर से खल्ली, 50 केजी प्रति कट्ठा के रेट से गोबर, 2 केजी प्रति कट्ठा के रेट से चूना और 250 ग्राम प्रति कट्ठा के रेट से पोटाश डाल करके इमीडिएटली हम उसमें पानी डालेंगे 2 से 3 फीट। 5 दिन तक हम छोड़ देंगे। 5 दिन तक छोड़ने के बाद फिर उसमें हम 2 फीट पानी डालेंगे। शुरुआती दौर में कम पानी इसलिए डाला जाता है क्योंकि सनलाइट से जो भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट आपने मिट्टी में डाला है पोषक तत्व, वो पानी मिट्टी के साथ बढ़िया से प्रतिक्रिया कर सूरज की रोशनी में जल्दी से जल्दी प्राकृतिक भोजन का उत्पादन हो सके। इसलिए 5 दिन के बाद हम पानी बढ़ाएंगे 3 फीट। 3 फीट पानी बढ़ाने के बाद पुनः हम जाल चलाएंगे। जाल चलाने का उद्देश्य होता है कि जो भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, वो बढ़िया से घुल जाए। घुलने के बाद अगर उसमें जलीय कीड़े मकोड़े आ गए हैं तब क्लीनर या ब्यूटॉक्स या बायोमेथिलीन या फिर सैपरमेथिलीन या डेल्टामेथिलीन का प्रयोग 100 ml प्रति एकड़ के दर से करेंगे, जिससे कि सारे जलीय कीड़े मकोड़े का उन्मूलन हो जाए। इसके बाद 400 ग्राम प्रति एकड़ के दर से हम पोटासियम परमैंगनेट का छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद उसके 24 घंटे के बाद हम मत्स्य बीज का संचय करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कैसे पहले बीज गिराने के पहले हम जो नर्सरी का प्रबंधन करेंगे वो, तो ये एक बात होगी। अब दूसरी बात, जो बीज गिराना है तो उसमें किस तरह के बीज गिराया जाए, उस समय क्या क्या किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखा जाना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको? बिल्कुल आपने सही कहा। अभी मत्स्य बीज उत्पादन का भी समय है। अभी जून से लेकर के सितंबर तक मत्स्य बीज उत्पादन होगा। अच्छा। और नर्सरी में लोग उसका संवर्धन करेंगे। पाली जाने वाली मछली के बीज में रेहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प, ये 6 प्रजातियाँ हैं। उपलब्धता के अनुसार किसान बंधु जहाँ कहीं भी मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र है जहाँ से स्पान मिलता है, स्पान 72 घंटे के स्टेज को बोलते हैं, वहाँ से स्पान ले आएं। और स्पान का स्टॉकिंग जो है वो 1 बाटी प्रति कट्ठा यानी 50,000 प्रति कट्ठा की दर से वो स्पान का स्टॉकिंग करें 72 घंटे के स्टेज को बीज को। अगर उनको 15 दिन के बाद धानी बना करके बेचना है या दूसरे तालाब में डालना है तब वो 1 लाख प्रति कट्ठा के दर से जा सकते हैं। अच्छा। यानी 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख सीड, उसी में अगर उनको फ्राई और फिंगरलिंग बनाना है तो, और 15 दिन के बाद अगर बेचना है तो वो जा सकते हैं 20 लाख प्रति एकड़ के दर से वो स्टॉकिंग कर सकते हैं। स्टॉकिंग करने के लिए जो उपयुक्त समय है वो मॉर्निंग में 8 से 10 बजे के बीच में है। किसान बंधुओं को चाहिए कि जब भी परिवहन करें मत्स्य बीज का वो ठंडे के समय में करें, क्योंकि ठंडा के समय में तापमान कम रहने से उत्तरजीविता बहुत ज़्यादा होती है। आजकल ऑक्सीजन पैकिंग में मत्स्य बीज का ट्रांसपोर्टेशन परिवहन होता है। जब वो तालाब के साइड पे ले आए तब फिर वो सारे पन्नी को एक्मेटाइज करना पड़ता है। पहले तापमान को एक्मेटाइज करने के लिए 10 मिनट तक पन्नी, ऑक्सीजन पैकिंग पन्नी को पानी में छोड़ना चाहिए, जिससे कि पानी के अंदर का मछली के पन्नी के अंदर का तापमान और तालाब के तापमान बराबर हो जाए। जब तालाब का तापमान से संतुलित हो जाएगा पन्नी के अंदर के पानी का तापमान, तब फिर पन्नी को खोल करके उसमें जितना पानी उस पन्नी में रखा हुआ है जिसमें बीज है उतना ही पानी तालाब का मिलाना चाहिए। कहने का मतलब केमिस्ट्री का अनुकूलन, पानी की केमिस्ट्री का अनुकूलन फिर 15 मिनट करना चाहिए। 15 मिनट के बाद जब स्थिर हो जाए बच्चा तब फिर 1 ग्राम 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड नमक का उसमें डाल करके या फिर 1 ppm 1 मिलीग्राम प्रति लीटर पोटासियम परमैंगनेट का छिड़काव करके तालाब में धीरे से उड़ेल देना चाहिए।
किसान बंधु, हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर टुनटुन सिंह जी से। ये बातचीत इनके साथ जारी रहेगी। आइए लेते हैं एक सूचनात्मक विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। इस सूचनात्मक अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम बातचीत कर रहे हैं कार्प मछलियों के प्रबंधन को लेकर। हमारे साथ हैं डॉक्टर टुनटुन सिंह जी। जी, ये तो बातें हो गई नर्सरी प्रबंधन को लेकर, जो 2 चरण मूल है उसके बारे में। अब तीसरे चरण में आते हैं हम। तीसरे चरण में उसके खास तौर से खान पान को लेकर किन किन चीजों को हम उसमें रखें? बिल्कुल आपने सही कहा। खाने का तरीका क्या होगा जी? खाने का 3 तरीका, मछली को खिलाने का 3 तरीका है। फीड को या तो आप छीट करके डालें, अच्छा, दूसरा ट्रे में डालें, या तीसरा फिर बैग में डालें। फ्लोटिंग फीड अगर है तो उसे छिड़क करके देना चाहिए तालाब के ऊपर में, या फिर एक फीडिंग जोन बना करके उसमें डालना चाहिए। अगर आप सिंकिंग फीड खिला रहे हैं तो नीचे प्लास्टिक का ट्रे बिछा करके तब खाना देना चाहिए, और या तो फिर ट्रे बना करके या फिर बैग में देना चाहिए। बैग में देने के लिए है कि 3 mm 4 mm का छिद्र बना ले सीमेंट वाला बोरा में, पूरे बैग में, हाँ, या खाद वाला बोरा में 25-30 छिद्र बना ले और उसमें बैग उसमें फीड को डाल करके प्रत्येक 10 मीटर गुना 20 मीटर पे एक फीडिंग जोन को डेवलप करके मछली को खाने के लिए दें। जहाँ तक मछली के स्पान को खाने का सवाल है, 15 दिन तक उसको लिक्विड फॉर्म में ही हम देंगे। अच्छा, 15 दिन तक लिक्विड फॉर्म में देंगे। कंपनी का अगर हम खाना देंगे तो डस्टेड फीड देंगे, नहीं तो खल्ली, मैदा, बेसन 15 दिन तक डालेंगे। उसके बाद हम ट्रे में, अच्छा, जो भी कमर्शियल फीड है वो 1 से 2 mm का प्रथम 1 महीने तक 1 से 2 mm साइज का पिलेटेड फीड्स जो ट्रे बना करके देंगे। ट्रे जो है नीचे का ये जालीदार होता है, बालू छानने वाला जो जाली होता है 2 गुना 2 का, उसको कटिंग करके 4 इंची चारों साइड से ऊपर कर लें और पानी में 1 फीट नीचे फिक्स करके फीड कराएं किसान बंधु। अगर हम धानी और फ्राई को खिला रहे हैं तो 15 दिन के बाद 15 दिन तक हमेशा याद रहे कि लिक्विड फीड दीजिए, चाहे वो खल्ली के फॉर्म में हो, चाहे वो मैदा के फॉर्म में हो या बेसन के फॉर्म में हो। 15 दिन के बाद ही वो पिलेटेड फीड्स पे जाना चाहिए और पिलेटेड फीड ट्रे में डालना चाहिए। नर्सरी में बड़ी मछली के लिए बैग फीडिंग का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नर्सरी में बीज के संवर्धन के लिए ट्रे का ही प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि बैग में छोटी मछली को घुस करके प्रतिदिन मरने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जी, अच्छा, ये तो भोजन की बात हुई। साथ ही मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है मछलियों को, तो ऑक्सीजन कैसे हम पानी के माध्यम से कैसे उन तक ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं? आपको बता दें कि मछली घुलनशील ऑक्सीजन लेती है, वायुमंडल के ऑक्सीजन को नहीं लेती है, और उसको सर्वाइव करने के लिए मिनिमम 3 मिलीग्राम प्रति लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो आप अगर 10 लाख या 20 लाख बीज प्रति एकड़ के रेट से डालते हैं तो वो ऑक्सीजन का सपोर्ट पानी में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ से जो हो रहा है वो सफिशिएंट घुलनशील ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन अगर आप 50 लाख प्रति एकड़ जाते हैं, जब भी आप हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में बीज का संवर्धन करते हैं या हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में मछली पालन करते हैं,
उस समय एरेटर की आवश्यकता होती है। एडिशनल ऑक्सीजन सप्लाई करने का डिवाइस तालाब में लगाना पड़ता है, जिसे एरेटर बोलते हैं। एरेटर 2 HP, 3 HP, 4 HP का होता है। 2 HP 4 आर्म का जो एरेटर होता है, जैसा कि आपने तालाब में देखा होगा विजुअल्स में, वो 3 kg ऑक्सीजन प्रति आवर पंप करती है, और वो अगर 4 से 6 घंटा प्रतिदिन चलती है तो जो स्टॉकिंग नॉर्मल जो स्टॉकिंग डेंसिटी है उसका डबल स्टॉकिंग डेंसिटी हम बीज का रख सकते हैं या बड़ी तालाब में मछलियों का रख सकते हैं। तो घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन टेंशन से जो मछली मरती है उससे बचाने के लिए एरेटर का प्रयोग किया जाता है। जी, जिस एरेटर की हम बात कर रहे हैं, ये एरेटर सामान्य जो हमारा किसान है, जो मछली पालक हैं, उनको सहज रूप में कैसे मिल सकेगा, या फिर इसका कितना मूल्य कितना होता होगा? एरेटर तो अभी बिहार में किसी दुकान या किसी कंपनी का उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन बिहार से बाहर कम से कम 2500 कंपनी ऐसा है जो एरेटर बनाती है। इम्पोर्टेड भी बाहर की भी कंपनी है जो एरेटर बनाती है। आंध्र प्रदेश में ढेर सारी कंपनियां हैं जो बनाता है एरेटर। इच्छुक बंधु मीठापुर मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केंद्र पे आकर के उसका एड्रेस लेकर के एरेटर मंगवा सकते हैं और अपने तालाब की क्षमता का बढ़ोतरी कर सकते हैं एरेशन की मदद से। जहाँ तक प्राइसिंग का सवाल है, डिपेंड करता है कि कितने SP का है। ऐसे मार्केट में 30,000 से लेकर के 50,000 तक का, 1 लाख तक का, 1.5 लाख तक का, डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी एरेटर उपलब्ध है। जैसा कि समझा जाता है कि हमारे यहाँ वर्ष में 2 बार उत्पादन लिया जा सकता है मछली का। 5 महीने तक की उसकी अवधि होती है कि हम तैयार मछली ले लेते हैं। बिल्कुल। इन दोनों मौसम में, खास तौर से जो हम पीरियड जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलते हैं, इसमें उपयुक्त खास मौसम कौन सा है जिसमें अधिक से अधिक उत्पादन हम ले सकें? हाँ, मछली पालन के लिए जो अगर 2 क्रॉप की हम प्लानिंग करते हैं तो पहला क्रॉप आपका फरवरी फर्स्ट वीक से लेकर के जून लास्ट वीक तक होना चाहिए। दूसरा क्रॉप जो है जुलाई से लेकर नवंबर तक होना चाहिए। अपने यहाँ बिहार का जो एक्वा क्लाइमेटिक कंडीशन है वो दिसंबर जनवरी में सपोर्ट नहीं करता है मछली के ग्रोथ के लिए, इसलिए संभव हो तो दिसंबर और जनवरी में आप तालाब को खाली ही रखें, ज़्यादा बेटर है। जहाँ तक बीज संवर्धन का सवाल है, किसान बंधु जनवरी से लेकर के अगस्त लास्ट वीक तक बीज का संवर्धन कर सकते हैं। और इसका जो सबसे पीक आवर है, वो पीक पीरियड है, वो मई से लेकर के जुलाई लास्ट तक 3 महीने का है। ये जो नर्सरी तैयार करने के क्रम में जो मछली है, इसके स्वास्थ्य, उचित स्वास्थ्य इसका बना रहे, इसको लेकर क्या करना होगा? बिल्कुल, स्वास्थ्य की अगर आप ध्यान मत्स्य बीज उत्पादन में नहीं रखते हैं तो मत्स्य बीज का उत्पादन जो आप अपनी चाहत के अनुसार नहीं ले सकते हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन में सबसे पहले तो जलीय जो कीड़े हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं नर्सरी को। हर 10 दिन पे आप कीड़ा के डेंसिटी को देखिए। जो ही नर्सरी में कीड़ा आता है तो अगर 10 दिन के अंदर जलीय कीड़े आ गए तो 2 से 3 ml प्रति कट्ठा के दर से सैपरमेथिलीन, आइवरमेथिलीन, डेल्टामेथिलीन का प्रयोग प्रति कट्ठा के रेट से करना चाहिए, 2 से 3 ml। हमारे यहाँ जो किसान हैं मछली पालन करना चाहते हैं, मछली के बीज का पालन करना चाहते हैं, तो इसका बाजार कैसा है अभी? किसान बंधुओं को मत्स्य बीज के बाजार के संबंध में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अभी आने वाले बिहार के संदर्भ में 10 सालों तक डिमांड सप्लाई में इतना गैप है कि ये मार्केटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और आज के डेट में भी आपको 20 से 25 करोड़ रुपए का सीड निहाटी से, कलकत्ता के निहाटी से आता है। हमारे यहाँ स्कीम चल रहे हैं, किसान बंधु उसका फ़ायदा ले सकते हैं। 3 एकड़ एरिया उनके पास अगर है तो मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र हैचरी खोल सकते हैं, जिसमें 7.5 लाख 50% अनुदान की राशि दे है। जहाँ तक इसके विपणन का सवाल है, बहुत ही अच्छा मार्केट है इसकी मार्केट अभी एक हब के रूप में मोतिहारी का जो है छौड़ादानो एरिया, झंझारपुर एरिया मधुबनी का और दरभंगा का बहेरी एरिया एक फिश सीड हब के रूप में उभरा है। किसान बंधु वहाँ से भी स्पान ला करके सीड का संवर्धन कर सकते हैं। और एक आपको बता दें 100 ml स्पान जो आप 500 से 600 रुपये का लाते हैं, उसको अगर अपने बीज के रूप में अगर कन्वर्ट करते हैं 1 कट्ठे में, तो मिनिमम उससे 500 का चीज़ आपको 5000 का बनता है। मिनिमम 20 से 25 kg आपको 20 दिन में उगाता है। 200 रुपये के रेट से भी आपका बिका, 250 के रेट से तो 4 से 5000 रुपये आता है। इसलिए रेट ऑफ रिटर्न बहुत ही अच्छा है। ज़रूरत है सकारात्मक पहल से डेडिकेटेड होकर काम करने की।
डॉक्टर टुनटुन सिंह जी ने जो अभी आपको कार्प मछलियों के नर्सरी प्रबंधन को लेकर बातें बताई हैं, मुझे लगता है ये तमाम बातें आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। टुनटुन सिंह जी, आपने कृषि दर्शन में आकर हमारे किसान बंधुओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाइयों, जैसा कि अभी आपने सुना, डॉक्टर टुनटुन सिंह जी ने आपको विस्तार पूर्वक बताया कि कैसे कार्प मछलियों के नर्सरी के प्रबंधन को लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं। आरंभ में कैसे हम तालाब की पूरी तैयारी करें, उसके तालाब में जो पुरानी चीज़ें हैं, जो खरपतवार है उसको कैसे हम हटा सकें, इसको लेकर जिन जिन दवाओं का जिक्र उन्होंने किया, या फिर बीज डालने के पहले तमाम जो चीज़ें उसमें सम्मिलित हुई हैं उसके बारे में बताया, या फिर बीज डालने के बाद हम क्या क्या करें, उसके आहार को लेकर क्या प्रबंधन करें, फिर जो बीज है उस बीज को विपणन तक हम कैसे ले जाएं, इसको लेकर भी विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी। मुझे लगता है ये सारी बातें अगर आपने ध्यान से सुनी है तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।